एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। विशेषकर बीएड 2022-24 के वैसे प्रशिक्षु जो 2023 में फर्स्ट ईयर की परीक्षा देने जा रहे हैं, उसको लेकर के जो हमारा यह प्रयास चल रहा है, जिसमें कि आपके आने वाली परीक्षाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उनको कैसे लिखना है, इन सभी बातों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इसी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पेडागोजी की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स कोड 1 से लेकर कोर्स कोड 6 तक हमने आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों के पैटर्न दे चुका हूं। और आगे अब 7 पेपर जो है, 7th पेपर पेडागोजिकल मेथड वाला जो पेपर होता है, उसमें हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। हमारा प्रयास होगा कि पेडागोजिकल मेथड की जो भी पेपर हैं उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यानी सब्जेक्ट को मैं दे सकूं, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों का इससे हेल्प मिल सके। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे इस चैनल पर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो भी महत्वपूर्ण पैटर्न होंगे या शिक्षा और रोजगार से जुड़ा हुआ जो भी सूचना होगी, आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचेगी। और यदि आप पुराने हैं तो उम्मीद करता हूं कि हमारा यह वीडियो, हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगेगा और आप निश्चित रूप से इसे लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा शेयर करेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे आज की जो हमारा पेडागोजिकल मेथड पेपर का जो सीरीज है उसको शुरुआत करते हैं। चलिए, आपके सामने जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह BRABU मुजफ्फरपुर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यह क्वेश्चन का पैटर्न है, जो बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट होने वाली है। उसके लिए पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में सभी विषयों के लगभग पेडागोजी ऑफ जो आपका मेथड पेपर रहेगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह जो पेपर है पेडागोजी का वह 50 नंबर का होता है, जिसमें 40 नंबर आपकी थ्योरी के होती हैं और 10 नंबर आपके असाइनमेंट के होते हैं। कुल मिलाकर के 50 नंबर का यह पेपर होता है। 40 नंबर आपको अपने द्वारा लिख करके अंक प्राप्त करने होंगे और 10 नंबर जो हैं वह आपके महाविद्यालय द्वारा दिए गए असाइनमेंट के रिमार्क्स होंगे, जिसके आधार पर टोटल मिलाकर के 50 मार्क्स पर आपका यह क्वेश्चन मार्किंग होता है। आगे है कि यह जो पेपर है, जैसा कि यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, कि 40 नंबर की आपकी थ्योरी पेपर होगी। इसमें 3 प्रश्न आपके उत्तर देने होते हैं, जिसमें लगभग 6 प्रश्न रहेंगे। उसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना रहता है। इस बात का आपको जानकारी होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। इसी बात को विशेष करके आप संज्ञान में रख करके इस पेपर की तैयारी करें। मैंने यह जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चनों का जो समूह है वह एक पैटर्न है कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं 2023 के प्रथम वर्ष की परीक्षा में। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर क्वेश्चन बहुत दे रहे हैं या क्वेश्चन लंबा हो रहा है। तो मैंने प्रयास किया है यह बताने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इसीलिए आप घबराएं नहीं। इस तरीके के प्रश्न जो आपके परीक्षा में आ रहे हैं उसी पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान की प्रकृति बताएं। भौतिक विज्ञान को अन्य विज्ञान से तुलना कीजिए। फिर से रिपीट करता हूं, पहला प्रश्न है कि भौतिक विज्ञान, जिसे हम फिजिकल साइंस कहते हैं, भौतिक विज्ञान की प्रकृति बताएं, भौतिक विज्ञान के अन्य विज्ञान से तुलना करें। अब प्रश्न मैंने तो 1 नंबर पढ़ दिया है, लेकिन चलते चलते एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जो परेशान हो जाते हैं कि सर फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है, और फिजिकल साइंस मैंने फिजिक्स लिया हुआ है, केमिस्ट्री लिया हुआ है, तो कैसे मेरा मेथड डिसाइड होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो फिजिकल साइंस है इसमें विशेष करके फिजिक्स और केमिस्ट्री के
स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उन बच्चों के लिए यह फिजिकल साइंस का पेपर होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, केमिस्ट्री के लिए या फिजिक्स के लिए अलग से आपकी मेथड पेपर नहीं होते हैं। इन दोनों विषयों को मिला करके जिनका ऑनर्स पेपर, ग्रेजुएशन का पेपर, बीएससी का पेपर फिजिक्स या केमिस्ट्री रहा था, उन प्रशिक्षुओं के लिए यह पेपर है जिन्हें हम फिजिकल साइंस के नाम से जानते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है। फिजिकल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने वाले, बीएससी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो अब मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। बीच में प्रश्न पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आया कि ज़्यादातर बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि मैं फिजिकल साइंस में कैसे आ गया, फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है, फिजिक्स ऑनर्स है मेरा, केमिस्ट्री ऑनर्स है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ। तो उसको स्पष्ट करने के लिए मैंने इस बीच में इस बात को रखा है। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भौतिक विज्ञान की प्रकृति बताएं, भौतिक विज्ञान को अन्य विज्ञान से तुलना करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आप समझ गए होंगे। भौतिक विज्ञान की प्रकृति क्या है उसके बारे में आपको बताना है, तथा जो हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, इसके अतिरिक्त भी कई विज्ञान हैं, जैसे कि हम लोग फिजिकल साइंस के साथ साथ बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, होम साइंस, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये सभी विज्ञान कहे जाने वाले विषय हैं। तो उनका भौतिक विज्ञान से कैसे तुलना करना है और ये भौतिक विज्ञान से किस प्रकार अलग हैं, इस बारे में आपको इसके उत्तर के रूप में लिखने होंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें। ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें। शैक्षणिक परिदृश्य में ब्लूम टैक्सोनॉमी की व्याख्या करें। फिर से रिपीट करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें, शैक्षणिक परिदृश्य में ब्लूम टैक्सोनॉमी की व्याख्या करें। या कभी कभी इसको घुमा करके पूछता है, जो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें तथा ब्लूम टैक्सोनॉमी का आपके विषय से उसका कैसा संबंध है, या ब्लूम टैक्सोनॉमी की विशेषता का वर्णन करें। इस तरीके से भी आपका इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इस बात को ध्यान से रखिएगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने यहाँ नहीं दिया है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्णन करें, ब्लूम टैक्सोनॉमी कैसे आपके विषय को व्याख्या करता है, तथा ब्लूम टैक्सोनॉमी की विशेषता का वर्णन करें। इस तरीके से भी ब्लूम टैक्सोनॉमी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, इस पर हमें ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा दीजिए। पाठ्यक्रम का अर्थ और परिभाषा दीजिए, अथवा दूसरे ढंग से यह प्रश्न और भी पूछा जाता है, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। इस तरीके से पाठ्यक्रम पर आधारित आपको प्रश्न बनते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, पाठ्यक्रम का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दीजिए। यह हो गया प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 4 यह है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की सीमाएं स्पष्ट करें। प्रश्न संख्या 4 है, फिर से रिपीट करता हूँ, माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की सीमाएं स्पष्ट करें। 5वां प्रश्न है, एक भौतिक विज्ञान शिक्षक के गुण लिखें। एक भौतिक विज्ञान शिक्षक के गुण लिखें। यह आपका प्रश्न 5वां प्रश्न है। इसमें यह कहा जा रहा है कि एक भौतिक विज्ञान जो शिक्षक होते हैं उनके क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, इसी को फोकस करके यह प्रश्न दिया है। इसमें कह रहा है कि एक भौतिक विज्ञान शिक्षक के कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसी प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न के बाद 6ठा प्रश्न है, वह यह है कि भौतिक विज्ञान शिक्षा, समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है। इस कथन को स्पष्ट करें। जैसा कि हम कह सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि भौतिक विज्ञान अपने आप में एक ऐसा विषय है जिससे शिक्षा, समाज और व्यक्ति दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन कैसे, इसी बात को यहाँ पर स्पष्ट करना है कि भौतिक विज्ञान शिक्षा, समाज एवं व्यक्ति दोनों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी है। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, अपने राज्य के माध्यमिक स्तर पर प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दें।
फिर से रिपीट करता हूँ, अपने राज्य के माध्यमिक स्तर पर प्रचलित भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम की समालोचनात्मक व्याख्या करें तथा सुधार हेतु अपने सुझाव दें। यह हुआ गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 से अभिप्राय यहाँ यह है कि लगभग हर बार की परीक्षा में आपको एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको टिप्पणी लिखने के लिए दी जाती है। उसी सिलसिले में यह एक आखिरी क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है, जिस पर आधारित आपको तैयारी करके आना चाहिए। परीक्षा में आपको इसका लाभ मिलेगा। 8वां प्रश्न कहता है कि शिक्षण के किन्हीं 2 प्रविधियों का एवं उनके महत्व की उल्लेख करें। अर्थात यह हुआ कि ये जो विधियां हैं, यह विधियां हमारे शिक्षण में किस तरीके से उपयोगी होती हैं, इसको आपको अपने उत्तर में दर्शाना है कि कैसे यह हमारे लिए उपयोगी है। यही बात यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रश्न यह है कि शिक्षण की किन्हीं 2 प्रविधियों का महत्व बताएं तथा इसके बारे में और भी जो आप इसके बारे में जो जानते हैं उसका उल्लेख करें। पहला प्रश्न कहता है कि आगमन विधि एवं निगमन विधि। हम लोग जब पहले पढ़ाया जाता है तो आप पढ़े होंगे, उस समय पढ़ाने के दौरान आपके टीचर ने आपको बताए होंगे कि पहले एक बार आगमन विधि पढ़ते हैं, फिर उनको निगमन विधि पढ़ते हैं, और एक तीसरी विधि जो होती है वह दोनों को मिला करके आगमन विधि अलग हो गया, निगमन विधि अलग हो गया, और तीसरी विधि जो होती है आगमन और निगमन दोनों को मिला करके बनाई जाती है या बनी है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आगमन और निगमन दोनों विधि को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका आगमन निगमन विधि के बारे में, आप अपनी तैयारी कर लेंगे। इसी का बी प्रश्न वह है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि क्यों नाम पड़ा, क्या इसकी सार्थकता है और कैसे यह हमारे शिक्षण विधि के लिए उपयोगी है, इसके महत्व को आपको दर्शाना है। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है, क्यों है, कैसे है और कितना हमारे लिए उपयोगी है, इस चीज़ को आपको अपने उत्तर में दर्शाना है। प्रश्न संख्या सी है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जिसे हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं, उसमें आपको बताना है कि क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स आप दीजिएगा कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से यह शुरू हुआ और कैसे यह हमारे शिक्षण विधि में बहुत ही उपयोगी है, इस बारे में आपको बताना है व्याख्यान विधि। डी में है कि समूह शिक्षण विधि क्या है। समूह शिक्षण विधि क्या है, जिसे हम जनरली ग्रुप टीचिंग मेथड भी कहते हैं। तो समूह शिक्षण विधि में क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ से कैसे इसकी शुरुआत है और कैसे यह हमारे लिए उपयोगी है, इस बात को आपको स्पष्ट करना है। इसीलिए कहा गया है समूह शिक्षण विधि, इस पर भी आप याद कर लेंगे। और ई है जिसमें आपको कहा गया व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। देखिए यहाँ पर जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें 2 विधियों को दिखाया गया है। एक है व्याख्यान और दूसरा है प्रदर्शन, जिसको कि हम लोग लेक्चर के साथ साथ डिस्प्ले मेथड भी कहते हैं या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी कहते हैं। दोनों को मिला करके यह विधि दी गई है। तो व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन, और जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को तो केवल थ्योरी पोर्शन व्याख्यान के द्वारा बताने के साथ साथ हम उसमें जिस भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रदर्शन विधि भी कहते हैं। तो व्याख्यान के साथ साथ प्रदर्शन विधि दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो यह हमारे लिए कितना उपयोगी साबित होता है, इस बात को ध्यान में रख करके इस विधि की खोज की गई है। इसी पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको मात्र परीक्षा में 3 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको यहाँ सुझाव दिए हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न बताए हैं, वह आपके लिए बड़ा ही उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें, मन लगा करके पढ़ें तथा देश के निर्माण में अपना सहयोग दें, जिससे कि देश आपका हमेशा आभारी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा यह आज का जो एपिसोड है वह आपको बहुत ही उपयोगी साबित होगा आपकी परीक्षा के लिए। आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक तथा शेयर करें, जिससे कि जो भी सूचना हमारे चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी सबसे पहले आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंचे। इसी उम्मीद के साथ कि फिर से एक नए वीडियो में नए एपिसोड के साथ, जिसमें मैं आगे संभवतः पेडागोजी पर ही आधारित अभी सीरीज़ देने जा रहा हूं, जिससे कि सभी विषयों का पेडागोजिकल पोर्शन दे करके फिर मैं नए टॉपिक पर आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ें तथा देश के निर्माण में अपना सहयोग दें। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक में, नए पेडागोजिकल सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।